जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, और मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस कड़ी में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है हमारा मध्य प्रदेश की नदियाँ और मध्य प्रदेश की नदियों का यह हमारा पार्ट 4 है। और अगर बात की जाए तो यह हमारा लेक्चर नंबर 41 है। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारे साथ मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पढ़ने में आनंद आ रहा होगा और आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर होते जा रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। अगर आप लोग भी कर रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाएं जिसमें कि हमारे मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, तो आज ही जुड़े हमारे इस स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार के साथ। चलिए साथियों, आगे बढ़ जाते हैं। और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है हमारे इन पिछले 40 लेक्चरों में, तो देखिएगा हमने मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की ऋतुएं, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश की जनगणना, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के अभयारण्य, मध्य प्रदेश के वन और वन रिपोर्ट 2023, और इसके अलावा हमने पढ़ लिए थे मध्य प्रदेश के उद्योग। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हम पढ़ रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र। और चलिए शुरू करते हैं। और हमने ये पहले देख लिया था कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने अफवाह तंत्र हैं। तो हमने ये देख लिया था कि हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 6 अफवाह तंत्र है। ठीक है, कौन सा? पहला गंगा यमुना अफवाह तंत्र, दूसरा नर्मदा अफवाह तंत्र, तीसरा ताप्ती नदी अफवाह तंत्र, चौथा सोन नदी अफवाह तंत्र, सॉरी सोन नदी तो गंगा यमुना में हो गया। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ताप्ती नदी अफवाह तंत्र हो गया, इसके बाद गोदावरी नदी अफवाह तंत्र हो गया। ठीक, फिर महानदी और अंत में हमारा माही नदी अफवाह तंत्र। तो इन 6 अफवाह तंत्रों को हमने देख लिया था, जिसमें हमने हमारा जो पहला अफवाह तंत्र है जिसे कि हम मध्य प्रदेश के अंदर स्थित जो अफवाह तंत्र है, दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है जिसका नाम है नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, और इसे हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। तो चलिए एक बार फटाफट हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए और हम देखते हैं कि हमने पहली जो नदी थी हमारी नर्मदा नदी अफवाह तंत्र की, वह थी हमारी स्वयं नर्मदा नदी। और फिर हमने देखा था कि नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है। तो नर्मदा का उद्गम नर्मदा कुंड अमरकंटक जिला अनूपपुर से होता है, और इसका अवसान या हम कह दें कि इसका विलय या इसी को हम इसका मुहाना भी कहते हैं, तो वो कहाँ पर बनता है? तो यह खंभात की खाड़ी में इसका मुहाना बनता है। फिर हमने देखा था इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर लंबाई कुल लंबाई है, जिसमें यह मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, जिसमें कि हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 1077 किलोमीटर क्षेत्र में यह प्रवाहित होती है। फिर हमने हमारी नर्मदा मैया के कुछ अन्य नाम और कुछ प्राचीन नाम देखे, जिसमें हमने प्राचीन नामों में देखा मेकल सुता, रेवा, शंखरी, सांखरी, निबुद्धा, क्वारी, कावेरी, सोमप्रभा, सोमोदेवी, शिवपुत्री और नामदासो, जो कि नामदासो नाम किसने दिया था? तो यह टॉलमी के द्वारा दिया गया था। और कल को अगर प्रश्न पूछा जाता है कि शिव की पुत्री
किस नदी को कहा जाता है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ताप्ती नदी है उसे सूर्य पुत्री कहा जाता है, सुरसुता कहा जाता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा है। कभी कभी क्या है कि हमें प्रश्न का उत्तर आता है लेकिन हम अति उत्साह के कारण उसका आंसर गलत लगा देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के अन्य नाम क्या है, तो देखिएगा इसे हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा अपना जीवन व्यापन के लिए किस नदी पर निर्भर है, नर्मदा नदी पर निर्भर है। इसीलिए नर्मदा को मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा कहा जाता है। इसके बाद भारत की हृदय रेखा किसे कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। आनंदमयी नदी जो है वो किसे कहा जाता है, तो नर्मदा को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी क्या है, तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जीवित नदी का दर्जा भी किसे दिया गया है, तो नर्मदा नदी को दिया गया है। फिर हमने इसका अपवाह क्षेत्र देखा जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इन 3 राज्यों से प्रवाहित होकर यह खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अगर हमें खंबात की खाड़ी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो वहाँ हमें केम्बे की खाड़ी या फिर अरब सागर हमें यहाँ देखने को उसके ऑप्शन में मिलेगा। क्लियर है? चलिए फिर हमने देखा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की तो सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की 3री सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा हमारी नर्मदा नदी है। ठीक, अब देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, तो हमारे भारत में 2 प्रकार की नदियां पाई जाती है। एक पाई जाती है हिमालयी नदियां और दूसरी जो पाई जाती है वह पाई जाती है प्रायद्वीपीय नदियां। याद रखिएगा जो हिमालयन नदियां है वह 12मासी होती है और जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है वह 12मासी नहीं होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां किस प्रकार की है, तो वह 12मासी नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो नदियां हैं वह हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर यह प्रवाहित होती है। 16 कौन कौन से जिले हैं, तो देखिएगा अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और सिवनी, ये 4 जिले हो गए। 5वां जिला हमारा जबलपुर, 6वां जिला हमारा नरसिंहपुर, 7वां जिला नर्मदापुरम, 8वां जिला रायसेन, 9वां जिला सीहोर, 10वां जिला हरदा, 11वां जिला देवास। इसके बाद हमारा आता है खंडवा, 12वां, 13वां हमारा खरगोन, 14वां जिला हमारा बड़वानी, 15वां जिला हमारा धार और 16वां जो जिला है हमारा वह अलीराजपुर है। ठीक है साथियों, कुछ किताबों में ये जो सिवनी है इसे नहीं बताया जाता है, लेकिन याद रखिएगा यह सिवनी जिले से भी हमारी नर्मदा मैया प्रवाहित होती है। क्लियर? समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, तो ये चित्र हमारा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का चित्र है जिसमें हमने देखा कि यह नदी हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो कुल 16 जिलों से होकर गुजरती है। फिर हमने ये देखा कि जो हमारी नर्मदा है उसकी टोटल कितनी सहायक नदियां हैं, तो उसकी कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें लेफ्ट साइड से 22 और राइट साइड से 19 नदियां आकर मिलती है। ठीक है, और चलिए इसमें हमने देखा कि जो लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ से आकर मिलने वाली 22 नदियां हैं उनमें से कुछ प्रमुख नदियां कौन सी है, तो बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, देवना, तवा, गंजाल, गोई और कावेरी, ये वो नदियां हैं जो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के लेफ्ट साइड से आकर मिलती है। वहीं राइट साइड से आने वाली नदियों में हिरण, हथनी, तिंदोली, चंद्रकेशर, कन्हार, मान, उटी, कोलार, चोरल, जामनेर, शीप और बरना, ये नदियां हमारे कहाँ से प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा यह राइट साइड से आकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। और एक बात याद रखिएगा, अगर हम ऐसे नर्मदा की नदियां हमें याद ना रहे तो देखिए एक टेक्निक बताता हूं मैं आप लोगों को कि जितने भी खाने पीने की जो वस्तुओं के नाम हैं या फिर जो जंगली जानवर है उनके नाम
अधिकांश नाम की जो नदियां हैं वो अधिकांश किसकी सहायक है? तो हमारी नर्मदा मैया की सहायक है। बोले सर कैसे? तो देखिए, अगर हम देखें शक्कर, दूधी, तवा, ठीक है, तो ये सब खाने पीने की चीजें के रूप में उपयोग करते हैं हम। और अगर जंगली जानवरों की बात की जाए तो जैसे शेर, हिरण, हथनी, ऊंटी, ठीक है, तो इस तरह के नामों से भी हम याद रख सकते हैं कि नर्मदा की सहायक नदियां, हम जैसे एलिमिनेट करना रहता है ना जब हमें उत्तरों को, तो हम इस तरह की टेक्निक का यूज भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और फिर हमने देखा था कि जो हमारी नर्मदा है उसके ऊपर कौन कौन से जलप्रपात है? तो कपिल धारा और दूध धारा जलप्रपात कहाँ पर है? अनूपपुर में है। इसके बाद धुआंधार जलप्रपात जो भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। फिर हमने देखा सतधारा जलप्रपात जो कि नरसिंहपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा मानधाता या दर्दी जलप्रपात, ये कहाँ पर स्थित है? तो यह खंडवा में स्थित है। फिर सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है। और जारवानी जो जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? तो वह गुजरात में स्थित है। तो ये थे हमारे प्रमुख जलप्रपात। इसके बाद हमने क्या देखा था? तो इसके बाद हमने देखा था कि हमारे यहाँ के प्रमुख नदी घाट कौन कौन से हैं? तो पहला हमने पढ़ा संगम घाट जो कि कहाँ स्थित है? मंडला में स्थित है। फिर ग्वारी घाट या तिलवारा घाट कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है सेठानी घाट, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट घाट है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है और यह हमारे नर्मदापुरम या फिर होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सांडिया घाट जो कि नर्मदापुरम जिले में स्थित है। बरमान घाट नर्मदापुरम जिले में स्थित है और ये भी मोस्ट आईएमपी घाट है क्योंकि यहाँ पर बरमान का मेला लगता है मकर संक्रांति के समय पर। ठीक है, और अंतिम जो घाट है हमारा महेश्वर घाट है जो खरगोन जिले में स्थित है। इसे ही हम देवी अहिल्याबाई होलकर घाट के नाम से जानते हैं और यह हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी घाट है। ठीक है, और यहाँ पर अहिल्या उत्सव और महेश्वर समारोह यहीं पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और इस पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी थी? तो हमने देखा था बरगी परियोजना जबलपुर में, ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में, देजला देवड़ा परियोजना खरगोन में। नेक्स्ट कौन सी देखी थी हमने? तो जो अगली परियोजना है हमारी वह है लोअर गोई परियोजना बड़वानी। महेश्वर परियोजना, ये महेश्वर परियोजना जो है खंडवा में है। ठीक है, इसके बाद शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना या इसे ही हम जोबट परियोजना कहते हैं और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा यह अलीराजपुर में स्थित है। और हमारी नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ी जो नदी घाटी परियोजना है वह है सरदार सरोवर परियोजना जो कि गुजरात में स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इतना हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब आज हम आगे इसी नर्मदा नदी को कंटिन्यू करते हैं और इसकी कुछ अन्य तथ्य जो हैं जिससे कि सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो हम उन पर चलते हैं। तो चलिए, नर्मदा नदी जो पहला फैक्ट है कि नर्मदा नदी सदावाहिनी नदी है जिसमें कि वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि नर्मदा नदी में रेह मिट्टी पाई जाती है जो कि पानी को कम सोखती है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमारे मध्य प्रदेश की जो अधिकांश नदियां हैं वह 12 मासी नदियां नहीं हैं, यानी कि उनमें 12 मास तक 12 महीनों तक जल प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन हमारी नर्मदा नदी कैसी है? सदावाहिनी है या 12 मासी नदियां है, यह इसमें 12 माह पानी का प्रवाह बहता ही रहता है। क्लियर है? और इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा रेह मिट्टी नर्मदा नदी में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारी नर्मदा है। कौन सी है? नर्मदा। क्लियर है इतनी बात? चलिए अगला है कि नर्मदा नदी का उल्लेख हमें सामवेद और स्कंद पुराण के रेवाखंड में किया गया है। देखिए स्कंद पुराण में एक अलग ही चैप्टर दे दिया गया है हमारी माँ नर्मदा के नाम पर
और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हमने रखा रेवा खंड। याद रखिएगा, जैसे 18 महापुराण हैं तो उनमें से एक पुराण हमें नर्मदा नदी के नाम पर भी नर्मदा पुराण के रूप में देखने को। इसके बाद हम देखते हैं कि कालिदास जी की जो मेघदूत है उसमें इसका नाम क्या रखा गया, तो रेवा इसका नाम रखा गया। और याद रखिएगा, इसका नाम रेवा किसने रखा, तो मुचकुंद ने, जो नामक राजा थे, उन्होंने इसका नाम रेवा से क्या रख दिया, नर्मदा रख दिया। और इसी रेवा नदी के नाम पर हमारे मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसे हम रीवा जिले के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहीं कालिदास जी के रघुवंशम में इसका नाम हमें क्या देखने को मिलता है, तो सोनप्रभा इसका नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि जो शतपथ ब्राह्मण हैं उसमें रेवा नदी को रेवोत्तर के रूप में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। और नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत जबलपुर की जो लम्हेटा घाट की पहाड़ियाँ हैं या लम्हेटा की पहाड़ियाँ हैं, उससे हमें राजा सोरस के कंकाल के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। राजा सोरस के अवशेष मिले हैं और इसकी खोज वर्ष 1982 से 84 के बीच में श्री सुरेश श्रीवास्तव जी द्वारा की गई थी। और याद रखिएगा, ये राजा सोरस क्या है, तो याद रखिएगा ये कहीं का राजा नहीं है, ये डायनासोर की एक मांसाहारी प्रजाति है। क्लियर है साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जबलपुर जिले में बामन गंगा और नर्मदा के संगम पर भेड़ाघाट स्थित है, जिसे हम पंचवटी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। चलिए, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला हमारा पॉइंट आता है नर्मदा सेवा यात्रा। अब अगर नर्मदा सेवा यात्रा की बात करेंगे तो ये क्या है, एक पूरे नर्मदा की एक परिक्रमा के रूप में इस यात्रा को शुरू किया गया था। और इसका आयोजन 11 दिसंबर 2016 से लेकर तो 15 मई 2017 तक यह कुल कितने दिन चला, तो 148 दिन चला। और यहाँ मध्य प्रदेश के कुल 16 जिलों से होकर गुजरी थी। क्योंकि हमने ये देखा था कि नर्मदा भी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो ये हमारे 16 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। यहीं पर 64 योगिनी मंदिर है, जिसके चारों ओर माता यक्षिणी की 64 खंडित मूर्तियां हैं। जिसे किसने खंडित करवा दिया था, तो औरंगजेब ने इन मूर्तियों को खंडित करवा दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक 64 योगिनी मंदिर हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो हमारे जबलपुर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि महेश्वर में नर्मदा नदी के मध्य में शालीवाहन राजा द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है शालीवाहन मंदिर। और स्थानीय लोग इसे किस नाम से जानते हैं, तो स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का स्वर्ण मंदिर किस मंदिर को कहते हैं, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, शालीवाहन मंदिर को मध्य प्रदेश का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि अर्जुन कुंड, भीम कुंड, सूरज कुंड और भूत कुंड ये सभी के सभी नरसिंहपुर जिले में स्थित घाट है। ठीक है, कुंड हैं और ये किस नदी पर स्थित हैं, तो याद रखिएगा ये हमारी नर्मदा मैया के ऊपर स्थित है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं नाभि कुंड। ये नाभि कुंड क्या है, तो याद रखिएगा सिद्ध क्षेत्र नेमावर को क्या कहा जाता है, नाभि कुंड के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ नेमावर वाले क्षेत्र में, जो कि देवास जिले में पड़ता है, तो यहाँ से दोनों दिशाओं में किधर ही चले जाएं तो हमारी जो नर्मदा की लंबाई है वो दोनों तरफ बराबर बराबर मानी जाती है। ठीक है, और धाराजी नामक स्थान हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा यह उदयनगर, जो कि देवास जिले की एक तहसील है, वहीं पर हमें धाराजी नामक एक स्थान देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आगे बात करें, नर्मदा नदी को हम गिवर ऑफ प्लेजर या खुशी देने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कल को पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस नदी को गिवर ऑफ प्लेजर के नाम से जाना जाता है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि नर्मदा नदी मार्बल गार्ज
मानधाता गाज और मूर्खता गाज का निर्माण करती है। ठीक है, और याद रखिएगा हमारी जो नर्मदा नदी है यह भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। ठीक, और हमारी जो नर्मदा नदी है उसमें एक मछली पाई जाती है, टोर टोर मछली, जो कि महाशीर, जिसे हम टोर टोर मछली या महाशीर मछली कहते हैं, जो कि हमारी मध्य प्रदेश की क्या है, तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जल मार्ग, ठीक है, वाटरवे 73, जो कि गुजरात में क्रूज परिवहन के लिए विकसित किया गया है, यानी कि यहाँ पर छोटे जहाज़ों को चलाया जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रश्न क्या आएगा कि जो राष्ट्रीय जल मार्ग 73 है वह किस नदी पर स्थित है, तो वह नर्मदा नदी पर स्थित है। क्लियर है इतनी बात? चलिए फिर बंदर कूदनी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, तो भेड़ाघाट के समीप नर्मदा नदी के किनारे एक स्थान है जो कि जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अब चूंकि क्या है, हम हर साल नर्मदा जयंती मनाते हैं, और नर्मदा जयंती कब मनाते हैं, तो माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन हम नर्मदा नदी की जो जयंती है उसे मनाते हैं। आप तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पर जो महीना होता है उसे हम दो भागों में बांट कर रखते हैं। एक शुक्ल पक्ष होता है जिसमें 15 दिन होते हैं, और एक कृष्ण पक्ष होता है। तो जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी है माघ माह की, उसमें हम कौन सी जयंती मनाते हैं, तो उसमें हम नर्मदा जयंती मनाते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो सीहोर जिले के हथनोरा नामक स्थान से हमें अब तक के सबसे प्राचीन मानव अवशेष मिले हैं, और इसकी खोज किसने की, तो डॉक्टर अरुण सोनकिया जी ने 5 दिसंबर 1982 को इसकी खोज की। और ये जो मानव कंकाल हमें प्राप्त हुआ है उसे हमने, चूंकि नर्मदा के किनारे पर मिला है, इसलिए हमने इसका क्या नाम दे दिया, तो इसे हमने नर्मदा मानव की संज्ञा दी थी। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें कि जो हमारी नर्मदा घाटी है उसके सर्वेक्षणकर्ता कौन हैं, तो HD सांखलिया जी, मैक्राउन और RB जोशी जी को हम नर्मदा घाटी के सर्वेक्षणकर्ता के रूप में जानते हैं। ठीक है साथियों, सॉरी। फिर हम देखते हैं कि होशंगाबाद के आदमगढ़ शिलाश्रय से हमें मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि ये आदमगढ़ की गुफाओं से हमें कब्र मिलती है जहाँ पर मनुष्य के साथ उनके पालतू पशु कुत्ते को दफनाया गया था। तो इससे हमें ये प्रमाण मिलता है कि उस समय का मानव पशुपालक भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और हमारा अगला पॉइंट है कि धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे पर मेघनाद की तपस्या स्थली स्थित है, जिसका वर्णन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसकी जानकारी हमें विष्णु पुराण में देखने को मिलती है। ठीक है, यह मेघनाद कौन है, तो याद रखिएगा ये मेघनाद रावण का पुत्र है, और उसने यहाँ धार जिले के चंदनखेड़ी गांव, जो कि वर्तमान में चंदनखेड़ी गांव पड़ता है, वहाँ पर इसने अपनी तपस्या पूर्ण की थी। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो ये तो कुछ अन्य फैक्ट थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो फैक्ट है अगला, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है, और इसका जो लोकार्पण है वह 31 दिसंबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर इसका लोकार्पण किया गया। और इसके जो वास्तुकार है वह कौन है, तो याद रखिएगा इसके वास्तुकार राम सुतार जी हैं। अब अगर बात की जाए कि इसकी विशेषता क्या है, तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि किन की प्रतिमा है, तो याद रखिएगा भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने माने हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे, उनकी यह सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है साथियों, चलिए अब देखिए
मैं बता देता हूं आप लोगों को कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाएं कौन कौन सी है। तो अगर बात की जाए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो यह 182 मीटर ऊंची है, जो कि कहाँ, हमारे भारत में स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसके बाद में जो दूसरे नंबर पर आती है वह 128 मीटर ऊंची स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, जो कि चीन में स्थित है। तीसरी कौन सी है, तो 108 मीटर ऊंची ज्ञान ऑफ नानसन, जो चाइना में स्थित है। तीसरी है हमारी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि 93 मीटर ऊंची है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारे घटते क्रम में स्थित सभी स्टैच्यू है। और हमें क्या याद रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्टैच्यू है वह कौन सा है, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू है, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और हमारी जो अगली नदी आती है वह कौन सी है, तो याद रखिएगा हमारी अगली नदी है तवा नदी। अब अगर तवा नदी की बात की जाए तो तवा नदी का जो उद्गम है वह महादेव श्रेणी की कालीभीत पहाड़ी में इसका उद्गम माना जाता है, जो कि कहाँ से स्थित है, तो यह नर्मदापुरम जिले में स्थित है। और इसका विलय कहाँ पर होता है, तो बांद्राभान नामक स्थान, जो कि इटारसी में पड़ता है, इटारसी में पड़ता है होशंगाबाद जिले के, वहाँ किस नदी में जाकर मिल जाती है, तो हमारी नर्मदा मैया में जाकर मिल जाती है। वहीं अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यह 172 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए हमारी जीवनदायिनी माँ नर्मदा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो देवना, मालिनी और सुखतवा ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है। ठीक है, वहीं अगर इसके प्रमुख जलप्रपातों की बात करेंगे तो डचेस फॉल, अप्सरा फॉल, बी फॉल, रजत फॉल और जमुना फॉल, ये सारे के सारे जलप्रपात हमें कौन सी नदी पर देखने को मिलेंगे, तो ये तवा नदी पर देखने को मिलेंगे। और ये सारे के सारे कहाँ पर स्थित है, तो पंचमढ़ी में स्थित है। वहीं पर तवा नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो तवा बांध के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो तवा बांध की खासियत क्या है, तो यह इसकी हाइट कितनी है, तो 58 मीटर इसकी हाइट है और यह लगभग 1815 मीटर लंबा बना हुआ बांध है। अब कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं इस नदी के बारे में। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में तवा और जो देवना नदी है उसके संगम स्थल पर एक पर्यटन स्थल है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो मढ़ई पर्यटन स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारत के सबसे पुराने जंगलों में एक बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये तवा नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। तो साथियों आज के लिए फिलहाल इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।